गौरी, अब ये हमारे को बताइए, आपने एटीसी तो बता दिया, लेकिन साथ ही साथ जो लोग अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं, मान लीजिए, उनके लिए एटीसी के अलावा सबसे पॉपुलर ऑप्शन क्या होगा जिसमें एडिशनल टैक्स बच पाए? देखिए, उसके लिए एनपीएस एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि पहले तो आप एनपीएस में अगर 50,000 का निवेश कर रहे हैं अंडर सेक्शन 80 सीसीडी 1B, तो आप अगर 30% ब्रैकेट में है तो 15,000 का तो आपका टैक्स ही बच रहा है। उसके अलावा एनपीएस में भी काफी अच्छा रिटर्न होता है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म, क्योंकि एनपीएस का तो आपका जो मोटिव है वो आपका पेंशन ही है, आपका कई साल बाद आपको जब आप रिटायर होंगे तब वो पैसा मिलेगा पेंशन के तौर पे, या अगर आप विड्रॉ कराते हैं तो कुछ अमाउंट आप विड्रॉ करा सकते हैं, तो वो आपको उसी टाइम पे मिलेगा। तो तब तक वो पैसा आपका कंपाउंड हो चुका होगा, ग्रो हो चुका होगा। और अगर आप एनपीएस नहीं देखना चाहते, क्योंकि मैं पर्सनली अगर आप मेरी बात करें तो मैं ईएलएसएस के फेवर में हूं। अगर आपके अंदर इतनी विल पावर है कि आप उसमें लॉक इन पीरियड को इग्नोर करके फिर भी आप उसमें इन्वेस्टेड रह सकते हैं, तो जैसा भी हर्ष ने इतना अच्छा समझाया ईएलएसएस को लेके, तो ईएलएसएस एक बहुत अच्छा जो आपके पास विकल्प है, जो अगर आप 60 साल की उम्र तक, 70 साल की उम्र तक, या जब आप रिटायरमेंट लेना चाहते हैं अपने बिजनेस से या जॉब से रिटायर होते हैं, तो अगर आप देखेंगे ईएलएसएस में अगर आपने कोई पैसा इन्वेस्ट किया है तो 1-1% जो आप एक्स्ट्रा कमा रहे हैं, अगर आप एनपीएस से कंपेयर करें या अगर आप पीपीएफ में इन्वेस्ट करते हैं या उन चीजों से कंपेयर करें, उसमें आपको बहुत फायदा होता है। कंपाउंडिंग का जो फायदा होता है, कंपाउंडिंग को हम 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं, तो उसमें बहुत अच्छा फायदा आपको देखने को मिलता है। तो पर्सनली मैं प्रेफर करती हूं, अगर आप यंग हैं, अभी स्टार्ट कर रहे हैं, तो ईएलएसएस को देखिए, अदरवाइज आप एनपीएस देख सकते हैं। एक अक्सर मेडिकल इंश्योरेंस भी लोग करवाते हैं, तो उस बेसिस पर भी किस तरीके से टैक्स बचाया जाता है, कौन से सेक्शंस का ध्यान में रखना होता है? खुद के लिए पे कर रहे हैं, अपने बच्चों या फैमिली के लिए पे कर रहे हैं, अगर हम मेडिकल इंश्योरेंस लिया हुआ है, या पेरेंट्स के लिए भी ले रहे हैं, तो किन किन तरीकों से टैक्स बचाया जा सकता है? देखिए, सेक्शन 80D है मेडिकल के लिए, जिसमें जो लिमिट है, अगर आप अपने लिए, अपने स्पाउस के लिए और अपने बच्चों के लिए, जिनमें से कोई भी सीनियर सिटीजन नहीं है, तो आपको 25,000 तक का जो प्रीमियम है वो अलाउ होता है। इसके अलावा आप अपने अगर पेरेंट्स के लिए ले रहे हैं तो एडिशनल आपको 25,000 मिलेगा, अगर वो सीनियर सिटीजन नहीं है। अगर पेरेंट्स सीनियर सिटीजन हैं या आप सीनियर सिटीजन हैं, तो आपकी ये लिमिट बढ़ के 25 से 50,000 हो जाती है। इसमें एक और फायदा है जो गवर्नमेंट ने दिया है, वो ये है कि अगर आपके पेरेंट्स के पास, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि जो सीनियर सिटीजन होते हैं उनको इंश्योरेंस पॉलिसी थोड़ी मुश्किल से मिलती है या नहीं मिलती है, तो अगर उनकी कोई पॉलिसी नहीं है तो उस केस में उनका जो खर्चा है मेडिकल पे, वो 50,000 रुपए तक का एग्जेम्प्ट है, सेम सेक्शन 80D में। ठीक है। और एजुकेशन लोन भी बहुत लोग लेते हैं अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, क्या उसके लिए अलग कंपोनेंट है या फिर उसका भी इंक्लूडेड है? बिल्कुल साक्षी, एजुकेशन लोन मुझे सबसे अच्छा सेक्शन लगता है, सेक्शन 80E है। सबसे अच्छा मुझे इसलिए लगता है क्योंकि उसके जो रीपेमेंट में आप इंटरेस्ट पे करते हैं वो सारा का सारा आपका एग्जेम्प्ट हो जाता है, तो उसमें आपको कोई भी अपर लिमिट नहीं है। जैसे 80C में 1.5 लाख है, 24 में सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में 2 लाख है, और ऐसी कोई लिमिट नहीं है। तो जितना भी आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं वो सारा का सारा आपको 80E में एग्जेम्प्ट हो जाता है। तो पर्सनली मुझे ये सेक्शन बहुत पसंद है। जी बिल्कुल। तो डेफिनेटली जिन लोगों ने ये अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया है, आपको डेफिनेटली एक्सप्लोर करना चाहिए। अक्सर एक्सपर्ट्स, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स जैसे आप जैसे हैं, वो एजुकेशन लोन को एक अच्छा लोन मानते हैं। बाकी सारे लोन्स को भले ही वो कहते हैं कि आप जितना हो सके अवॉइड करें, लेकिन एजुकेशन लोन डेफिनेटली एक अच्छा लोन की कैटेगरी में आता है। तो अगर आपने नहीं लिया है, ले सकते हैं आप। डेफिनेटली आपके लिए रेट्स भी कम होंगे स्टूडेंट लोन के हिसाब से अगर आप लेंगे तो, और प्लस टैक्स वायबिलिटी भी आपके लिए ज्यादा अच्छी होगी। अब अक्सर हम देखते हैं कि इनकम टैक्स के अलावा टीडीएस भी कट जाता है। टीडीएस किन किन चीजों पर कटता है, और 31 मार्च से पहले कौन कौन सी चीजों का ध्यान में रखना है, जहां पर हमें पता चले कि टीडीएस कहां कट रहा है, कहीं से अगर रिफंड मिल सकता है तो उसके लिए कैसे अप्लाई करें? बिल्कुल, ज्यादातर लोग पूछते हैं कि हमारा टीडीएस कट गया, ये रिफंड कैसे मिलेगा? तो ये सबका सवाल होता है। बट टीडीएस जो आपका कट गया और आपका अगर टैक्स बनता है तो आपको रिफंड नहीं मिलता है। तो अगर हम बात करें कहाँ कहाँ कटता है टीडीएस, तो आपको जहां से भी कोई इनकम आ रही है, जैसे आप कहीं नौकरी कर रहे हैं, तो जो आपका एम्प्लॉयर है वो जितना भी आपका उस सैलरी के ऊपर टैक्स बनता है वो सारा का सारा टीडीएस काट लेगा। अब मान लीजिए आपकी कोई और इनकम नहीं है, तो आपको सिर्फ रिटर्न भरनी है, उसमें दिखाना है कि हमारा 12,500 रुपए का टैक्स बनता था जो हमारे एम्प्लॉयर ने काट के जमा करा दिया, और ये हमारी रिटर्न है। अब अगर आपकी कहीं और से इनकम हो रही है, जैसे आपकी इंटरेस्ट इनकम है, वहां से अगर आपकी इनकम है उस पे आपका टीडीएस कम कटा है या नहीं कटा है, तो आपको उसके ऊपर टैक्स देना होगा।
तो आपका जहां से भी टीडीएस कटता है, जैसे आपको इंटरेस्ट आया उस पर टीडीएस कटता है, आपको कोई प्रोफेशनल इनकम आई उसके ऊपर टीडीएस कटता है, आपको सैलरी आई उस पर टीडीएस कटता है, ये सारे जो टीडीएस हैं ये सारे के सारे आपके 26 एएस में रिफ्लेक्ट करेंगे। तो 31 मार्च से पहले आपको ये चेक करना है कि आपका जितना टीडीएस कटा है, या एक्चुअली मई तक आपको ये चेक करना है कि जितना टीडीएस आपका कटा है वो सारा का सारा आपके 26 एएस में आ रहा है कि नहीं, क्योंकि अगर वो टीडीएस आपके एम्प्लॉयर ने या जिसने भी काटा है वो डिडक्ट कर लिया और सरकार के पास जमा नहीं कराया, तो ये कहीं ना कहीं आपका नुकसान हो जाएगा। तो 26 एएस अपना चेक करिए कि वो टीडीएस आ रहा है कि नहीं। अगर आपका टीडीएस ज्यादा कट गया है, आपका टैक्स कम बनता है, तो आपको रिफंड मिल जाएगा। टीडीएस कम कटा है और टैक्स ज्यादा बनता है, उस केस में आपको पे करना होगा। अब ज्यादातर हम बात करते हैं सैलरीड इनकम की या एक सोर्स की इनकम की, लेकिन बहुत सारे और भी सोर्सेज ऑफ इनकम होते हैं जहां टैक्स लगता है और अक्सर हम ध्यान नहीं देते और उनको भी हमें अल्टीमेटली आईटीआर में फाइल करना होता है। तो ऐसे कौन से सोर्सेज है जहां पर टैक्स लगता है और हमें डेफिनेटली ध्यान में रखना चाहिए? देखिए, कुछ टैक्स ऐसे हैं, जैसे आपका हाउसिंग, आपको जो रेंटल इनकम आती है वो मुझे लगता है ज्यादातर लोगों को ध्यान रहती है कि ये इनकम आई है। कोई बिजनेस इनकम आती है जो सैलरी के अलावा आपने कोई फ्रीलांसिंग काम किया या जनरली आप कोई वैसे बिजनेस कर रहे हैं उसकी इनकम है, वो भी मुझे लगता है लोगों को ध्यान रहती है। जो लोग भूल जाते हैं, कैपिटल गेन भी मुझे लगता है लोगों को ध्यान रहता है, क्योंकि सब कुछ आपका एआईएस में आ जाता है। लेकिन अगर आपका कोई छोटा मोटा इंटरेस्ट आया है जिसमें टीडीएस नहीं कटा, जैसे आपका कोई छोटा सा एफडी का इंटरेस्ट है या कोई सेविंग्स का इंटरेस्ट है या कहीं से आपने कोई गिफ्ट्स आपको मिली हैं जो आपकी टैक्सेबल हैं, तो ऐसी कुछ चीजें हैं, ये हम अक्सर भूल जाते हैं या रिटर्न में नहीं दिखाते हैं, तो उन पे ध्यान देना है। हालांकि साक्षी, मैं आपको बताऊं कि अब एआईएस आ चुका है, तो एआईएस में ज्यादातर चीजें आपकी कवर्ड होती हैं, बहुत कम चीजें हैं जो आपका एआईएस नहीं पकड़ पाता। तो अब आपका भूलना बड़ा मुश्किल है। अगर आप एआईएस चेक नहीं करते हैं तो एक अलग बात है, लेकिन अगर आप एआईएस चेक कर रहे हैं तो आप कुछ भी भूल नहीं पाएंगे, अब आपको सब कुछ ही दिखाना होगा। शायद सरकार को हमारी खर्चों के बारे में ज्यादा पता है, कहां पर हमने निवेश किया है ज्यादा पता है इस एआईएस के द्वारा।